बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। आज से पहले आपने सज्जाद मीर साहब को इस प्रोग्राम के अंदर सवालात करते देखा था। वो सवालात जो अवाम की तर्जुबानी करते थे, जो अवाम हुक्मरानों से पूछना चाहती थी। आज के बाद इस प्रोग्राम के अंदर मैं मीर साहब से सवालात करूंगा और मीर साहब अपने तजुर्बात की रोशनी में तज्जिया पेश करेंगे और आपको बताएंगे अंदर की खबर जो अवाम सुनना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। असल में इस प्रोग्राम की प्लानिंग इस तरह हुई थी कि ये प्रोग्राम इस तरह होगा कि सवालात की सूरत में हम मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू भी लेंगे, हम मुख्तलिफ लोगों की राय भी लेंगे, हम मुख्तलिफ शॉर्ट भी पेश करेंगे और ये प्रोग्राम होगा। ये नहीं कि हम 4 लोग इकट्ठे करेंगे उनकी राय देंगे। सही है। लाहौर में इस फॉर्मेट का प्रोग्राम वैसे बनता भी नहीं है। ठीक है। सारे प्रोग्राम करने वाले लोग जो होते हैं वो इस्लामाबाद में बैठे होते हैं, लेकिन बहरहाल ये प्रोग्राम 2.5 साल के इंतजार के बाद शुरू किया गया है। ठीक है। और शायद वो आपकी किस्मत में था कि आप आएंगे तो शुरू किया जाएगा। ठीक है। पहले इनका ख्याल था कि कोई लड़की ये करेगी कम, लेकिन उन्होंने समझा कि आप भी लड़की से कम नहीं हो। तो अब ये एक फॉर्मेट इसको हमने कामयाब करने की कोशिश करना है। ठीक है। ज्यादा वसाइल दरकार है इसके लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना बेहतर तौर पे कर सकें। अभी तो हमने हबड़ दबड़ में इसको शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह इसको हम चलाएंगे और ठीक चलाएंगे। मीर साहब, आपकी इजाज़त के साथ जो आज का हमारा मौजू है वो नाज़रीन के साथ शेयर कर देता हूँ। आज हम बात करेंगे शंघाई तावन तंजीम की। SCO का इजलास बुध के रोज़ इस्लामाबाद में हुआ। इस इजलास में शिरकत करने के लिए इंडियन वज़ीर ख़ारजा समेत तमाम रुकन ममालिक के वज़राए आज़म और वफूद भी इस्लामाबाद पहुँचे और हुकूमत ने रात दिन मेहनत करके इंतजामात किए और इस SCO इजलास को कामयाब करवाया। इस इजलास में पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, कामयाबियां समेटी, माशी तौर पर यह कितना अहमियत का हामिल था पाकिस्तान के लिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे मीर साहब से। मीर साहब, बताइएगा कि इजलास हुआ, इस इजलास ने क्या खोया, क्या पाया, क्या कामयाबियां समेटी, क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या असरात होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा? पहली बात तो ये है कि ये इस्लामिक समिट जो हुई थी सन 70 के डिपागल के बाद शाह फैसल की मेहरबानी के साथ, ठीक है, और उतनी बड़ी समिट कॉन्फ्रेंस के बाद ये दूसरी कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में हो रही है, उतनी बड़ी तो नहीं है, वो तो इस्लामी ममालिक बहुत ज्यादा थे, लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर है। सही है। इसमें बहुत बड़ी ताकतें और कुव्वतें जो हैं इसमें शामिल हैं और ये कोई इस्लाम के धागे से बंधी हुई नहीं चली आ रही, कुव्वत ईमानी की खातिर नहीं चली आ रही, बल्कि ये है कि इसमें अब गोया आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम भी किया जा रहा है। ठीक है। पाकिस्तान इसका चेयरमैन था इस बार और हमारी सदारत भी की हमारे वज़ीर आज़म ने इसकी, और इस कॉन्फ्रेंस के यकीन तौर पर फ़वाइद सबसे बड़े ये होंगे। कुछ बायलैटरल चीज़ें होती हैं जो ऐलान नहीं की जाती। सही है। रूस के वज़ीर आज़म आए इतने साल के बाद, CPEC रिवाइवल हुआ, बहुत सी बातें हमने की जो जिसका ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। चीन के वज़ीर आज़म, रूस के वज़ीर आज़म की का आना हमारे लिए बड़ा खुशगवार है। सही है। हम इंतजार में हैं कि उनके सदर भी पाकिस्तान का दौरा करें। सही है। और ये एक नई एक तरह की हम ये कह सकते गेम चेंजर आमतौर पर लोग कह रहे हैं। मैं इतना बड़ा लफ्ज़ तो नहीं बोलता, मैं ये कहता हूँ कि इससे उम्मीद की किरण है हमारे लिए, खासतौर पर इतनी बुरी सूरत हाल में जो पैदा हो चुकी है हमारे लिए, ये बहुत एक सुख का सांस हम ले सकते हैं। हमारी मैशत भी बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। IMF से हमारा हो गया इन दिनों में, और हमारा जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की, उसमें कुछ सख्त हाथों के साथ हमने कुछ निपटने का फैसला किया है। ठीक है। वो भी इंशाल्लाह लगता है कि इसके नतीजे के तौर पर हम आसानी के साथ कर सकेंगे और मुल्क की मामलात को कुछ जो आजकल डगमगा से रहे थे सियासी तौर पर, उसको काबू करने के लिए भी ज़्यादा बेहतर सूरत हाल हमारी हुकूमत के पास भी होगी और इस्टेब्लिशमेंट के पास भी। मीर साहब, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा के लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, क्या लगता है उनके आने से खित्ते में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी आएगी? जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उनमें कोई बेहतरी आएगी? क्या समझते हैं आप? नहीं जी, बेहतरी तो वैसे आ रही है। ये उनका आना ही एक स्टेप फर्दर है। ठीक है। और आने के साथ उनका रवैया भी जो है वो निस्तन पॉजिटिव है। ठीक है। आज तो नवाज शरीफ के 2-3 दिन पहले बयान भी आए कि हमें जो है वो इंडियन जर्नलिस्ट से मिले भी। बहुत से पाकिस्तानी इतराज भी कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों से मिलते नहीं है, इंडियन से मिल रहे हैं आप। सही है। लेकिन वो बहरहाल मिले, और मतलब कुछ सॉफ्ट कॉर्नर से ज्यादा ही है नवाज शरीफ का इंडिया के बारे में। ठीक है।
सर पहले भी हुकूमतों में रहा है, क्योंकि वाजपेयी बस पे बैठ के यहाँ आए थे और उनके ख्याल में गेम चेंजर था, लेकिन हुआ क्या, हमने अगले दिन कारगिल पर चढ़ गए और तीसरे दिन फिर हमारी वही फौज का सिपहसालार जो कारगिल के क्रेडिट ले रहा है वो आगरा में तारीख को बदलने चला गया। हम भी साथ थे उनके, हम भी वहां पहुंचे हुए थे और फिर तारीख तो बदली नहीं गई और दूसरी तरफ हम चल पड़े और मोदी आया, हमने नवाज शरीफ का वो भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो तारीख को अब देखना चाहिए, वक्त कैसा है क्या नहीं है, उसके मुताबिक ढालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हम कैसे आगे बढ़ते हैं। अमीर साहब, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर जमील खान साहब साबिक सफ़ीर रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, बात करेंगे आपसे। जी डॉक्टर साहब, आपसे मैं बड़े वाजे छोटे से सवाल पूछना चाहता हूँ। ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जो हमारे यहाँ हुई है और जिसका बहुत चर्चा है, जिस पर हमने बहुत खुश हैं और जिस पर बहुत जश्न मना रहे हैं कि हमने बहुत अचीव किया है, क्या ख्याल है पाकिस्तान ने इससे क्या हासिल किया है? ये इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे के तौर पर पाकिस्तान का कोई इमेज बेहतर हुआ है या पाकिस्तान की कोई मुआशी अचीवमेंट्स हुई है? क्या नजर आता है आपको, क्या हम कह सकते हैं? पहले तो देखना यह है कि हमारा इमेज पहले खराब था या अच्छा था, अच्छा, और या दरमियाना था। और देखना यह है कि हमारा इमेज खराब करने में किसकी कोशिशें और काविशें थी। दो चीजें जब समझ में आ जाएंगी हमें तो फिर अंदाजा हो जाएगा कि इस एससीओ के समिट से हमारा इमेज अच्छा हुआ या खराब हुआ। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि हमारा इमेज खराब करने के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने तकरीबन 700 के करीब ऐसे इन्फो लैब कायम की थी यूरोप में कि जिसके तहत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ और थोड़ा चीन के खिलाफ भी किया जाता था, जिससे यही बावर कराने की कोशिश की जाती थी कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही डेंजरस मुल्क है, पाकिस्तान में तिजारत नहीं हो सकती, पाकिस्तान में सिक्योरिटी बेहतर नहीं है, पाकिस्तान के इंतजाम और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस वो सही काम नहीं कर पा रहे हैं इन लाइंस पर। और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिकली भी हर तरफ से टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही थी और पाकिस्तान के लिए यही प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो गया है। तो आपने देखा कि इससे क्या फायदा हुआ। अब हमारा इधर से जवाब शुरू होता है इस पैराहे में और इस बैकग्राउंड में। जवाब ये है इसका कि पाकिस्तान ने अपने इंतजामो इंसराम के लिहाज से ये साबित कर दिया कि वो ऐसे बड़े मेगा इवेंट को वो किस तरह हैंडल कर सकता है, जो दुनिया ने खुद देखा। तकरीबन 300 दुनिया से जो मीडिया पर्सन आए थे उन्होंने उसको कैमरे की आंख से पूरी दुनिया को दिखलाया। एक तो ये सबूत, दूसरा जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली चीज़ों को 1 by 1 कंडक्ट करके और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लिखी गई और प्राइम मिनिस्टर ने उसकी अदायगी की, जो पॉइंट्स उसमें कंटेंट्स रखे गए वो सारे के सारे काफ़ी बेहतर थे, काफ़ी सही थे। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है और इससे अहम चीज़ आ जाती है, वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का ही प्रोपेगेंडा सबसे ज़्यादा था ना। देखिए हमारे यहाँ कुछ चंद दिन पहले तो जो वाकया हुआ कराची एयरपोर्ट पर चाइनीज के साथ, तो वो भी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हमारे जब डेली कोई ना कोई मामला हो रहा था तो एक धड़का सा लगा हुआ था पूरी कौम को। इस्लामाबाद में इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, कहीं खुदा न खास्ता कोई बदमिज़गी पैदा हो जाए तो उस पर हमारा बहुत ही जो हमने कमाया उससे ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाएगा। तो देखें कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त वो भी बड़ा मजबूत किस्म का किया था और जिसने भी सिक्योरिटी और रिस्क असेसमेंट की थी उसके मुताबिक डिप्लॉयमेंट की थी, वो महसूस होता है कि जामे किस्म की थी और उस लिहाज से ये भी बेहतरी की तरफ आ गया। तो ये जब दो चीज़ें बेहतरी की तरफ आई तो अब आ जाते हैं कि एससीओ के कंटेंट और एससीओ के आउटकम से हमने क्या खोया क्या पाया। इसमें दो रुख इसके भी आ जाते हैं। पहला रुख तो ये है कि इंडिया के जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आए तो उन्होंने इस दफ़ा पहले के मुकाबले में इस दफ़ा थोड़ा सा अपना रवैये में बेहतरी रखी। उसके भी कुछ असबाब होंगे, उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। लेकिन पहले आ जाते हैं कि एससीओ का मकसद क्या है। एससीओ एक प्लेटफॉर्म है जो कोई वाइड स्पेक्ट्रम किस्म के मामलात को देखता है, यानी कि जिसमें मईशत है, समाजत है, जिसमें कल्चर है, जिसमें सिक्योरिटी है, जिसमें टेररिज्म को देखना है और जिसमें पॉलिटिकल कंसल्टेशन की बात है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जिसमें एनर्जी की बात है, जिसमें क्लाइमेट चेंज की बात है।
गर्ज ये कि उसमें एक वाइडर स्पेक्ट्रम में जो भी किसी मुल्क और बहुत सारे मुल्कों को मिला के अगर कोई प्रोग्रेस और तरक्की करनी होती है तो उन तमाम को एक सारे मामले को यकजा उनके चार्टर में करके रख दिया है। अब जितनी भी कार्रवाई हुई है वो चार्टर के गिर्द घूमती रही है, उस चार्टर के मुताबिक आगे चलती रही है, जिसमें कि आपने देखा कि जिक्र किया गया कि एक रैट जिसको कहते हैं कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, उस पर बात हुई और उस पर पाकिस्तान के इब्तदाई तकरीर में प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि चेयर कर रहे थे इस समिट को अपनी बारी के मुताबिक, तो उन्होंने इब्तदाई तकरीर में भी इसका जिक्र किया और उसके बाद फिर उन्होंने इख्तितामी तकरीर पर में भी इसका जिक्र किया। साथ में जो खिते की तरक्की के लिए ह्यूमन रिसोर्स एक दूसरे का इस्तेमाल करना, फ्रेंडली रिलेशन के लिए, गुड नेबरली रिलेशन के लिए, जो कि SCO के आर्टिकल 8 में दिया हुआ है, और फिर साथ साथ उन्होंने बताया कि जी हम किस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा के किस तरीके से हम फायदा मुस्तफीद हो सकते हैं CPEC से, और CPEC किस तरह जुड़ा हुआ है BRI से। आप ये याद रखें कि BRI में 142 के करीब मुल्क हैं और CPEC उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और CPEC से जुड़े हुए हैं सारे इसके ममालिक। जब इसकी बात आती है कनेक्टिविटी की, और कनेक्टिविटी का जिक्र है इसके चार्टर के आर्टिकल 3 में, इसके SCO के, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जब ये जिक्र हो रहा था और मजमूई खुशहाली का जिक्र हो रहा था, क्योंकि जितने भी इतनी मल्टीलैटरल फोरम है उनके डिसीजन और उनके जॉइंट स्टेटमेंट्स में जो जिक्र होता है वो जनरल पैटर्न पे होता है, उसके समरात दूसरे दिन नहीं मिलते, दूसरे हफ्ते नहीं मिलते, दूसरे महीने नहीं मिलते, उसके समरात एक कंसिस्टेंसी के साथ उन फैसलों को जब अगर फॉलो किया जाता है तो उसके समरात मिलते हैं। पाकिस्तान को उनको फॉलो करना पड़ेगा, पाकिस्तान को उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ ये इंतजाम करने के बाद खुश होकर सो नहीं जाएंगे। और साथ साथ दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं जिनका क्लाइमेट की मिनिस्ट्री हो गई, ट्रेड कॉमर्स की हो गई, इंडस्ट्री की हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो तमाम के तमाम महकमे और मिनिस्ट्री, उनको इस तमाम डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा इसका रुख था इंडिया, जो कि जयशंकर के इस वक्त पहले के मुकाबले में जो इंडिया करता था 2019 में या उसके बाद, उसके जो हमेशा पाकिस्तान का नाम लेके हर्जा सराई होती थी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और बाकी, इस दफा बड़े दबे अल्फाज में अपने फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक जिक्र किया उन्होंने, और बाकी मुबारकबाद भी दी और शुक्रिया भी अदा किया सारों का। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने कुछ सवाल की गुंजाइश नहीं छोड़ी, बड़ी तफसील के साथ और बड़े इख्तिसार के साथ पूरी सूरत हाल को वाज़ेह किया। बहुत शुक्रिया आपका जी। जी बिल्कुल जी, मीर साहब जैसे बताइएगा कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की है कि इक्तिसादी मामला देखें, मुआशी मामला देखें, टेररिज्म के मामला देखें, इन तमाम मामलों के ऊपर उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है कि पाकिस्तान को फ़ायदे होने जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इस SCO के बाद जो पाकिस्तान की मईशत डगमगा रही है, किसी पैटर्न पे चढ़ेगी, अब बेहतरी आएगी? पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि ये जो तंजीम थी ये बनी कब थी और क्यों बनी थी। ये उस वक्त बनी थी जब अफगानिस्तान में अमरीकी फौजें नेटो की फौजों के साथ आ गई थी। नेटो की फौज जो आई गई थी ये यूरोप के लिए बनाई गई थी। ठीक है। तो चनाचे लोकल जो ताकतें हैं चीन और रूस, उनको अंदेशा पैदा हुआ कि ये तो एक अजीब तबाही फैल गई है। ठीक है। हम उस वक्त अमेरिका के साथ खड़े थे। ठीक है। इसके बावजूद कि चीन के साथ हमारी दोस्ती थी, सही है। चीन ने हमें डिस्टर्ब नहीं किया। उसने सेंट्रल एशिया के 2-3 मुल्कों को साथ पकड़ा और शंघाई में एक तंजीम कायम करके ये ऐलान किया कि हम दहशत, जैसे डॉक्टर साहब जिक्र किया कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ एक मुकामी तौर पर एक जंग लड़ना चाहते हैं। लेकिन दुनिया ने समझा कि ये नेटो के खिलाफ उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से एक फोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि हम उस तरह का दफाई मुआहदा नहीं है जिस तरह नेटो है, हम कोई इक़्तिसादी मुआहदा नहीं है जैसे ब्रिक्स है। फिर हम हैं क्या? ठीक है। सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं? नहीं, इसकी आड़ में हम खित्ते की सूरत हाल को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। ठीक है। 4 एटमी ताकतें हैं इसमें। ठीक है। सिर्फ 3 बाहर रहती हैं
और अगर बाकी जो आधी गिनी जाए जिन्होंने तजर्बे नहीं किए इसराइल का, उनको शामिल कर दिया जाए तो फिर कोई नॉर्थ कोरिया भी फिर इसी ब्लॉक का साथ देगा, किसी और का साथ नहीं देगा। आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी कुव्वत है। मुझे वो दिन याद है जब हम इसके मेंबर बने थे, तकरीबन 40% आबादी के लिहाज से ये फोरम। काजाकिस्तान में हम इसके मेंबर बने थे शायद 15 में। मैं एजाज हासिल है कि मैं उसमें शामिल था, उस वफद में जो सहाफियों का उस कॉन्फ्रेंस में गया था। तो वहां मुझे अच्छी तरह ये सरताज अजीज साहब ने हम 2-3 लोगों को नाश्ते पे ब्रीफ करते बताया कि ये सारा काम चीन ने हमें करवा के दिया है। ठीक है। वो इस तरह है कि रूस इसरार करता था कि इंडिया को शामिल किया जाए। ठीक है। और चीन ज़ाहिर है इंडिया के साथ उसकी एक एंटेगोनिज्म है। तो चीन ने कहा कि इंडिया को सिर्फ इसी सूरत में शामिल कर सकते हैं हम कि अगर आप उसी लम्हे पाकिस्तान को शामिल करें। ये नहीं कि पहले उसको करें फिर उसको करें। और सरताज अजीज ने ये बात बड़ी वजाहत के साथ की थी कि चीन की इस इसरार की वजह से रूस हमें शामिल करने पर आमादा हुआ है, क्योंकि ये इस कॉन्फ्रेंस में तमाम अरकान का कंसेंसस होना लाजमी है किसी एक रुकन की शमूलियत के लिहाज से। तो पाकिस्तान इस खासतौर पर उन्होंने जो मिसाल दी है कि इंडिया वजीर खारजा का क्या रवैया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब बिलावल भुट्टो पिछली बार गए थे इंडिया में, जी सलाम भी नहीं ठीक से लिया गया था, है जी, हाँ जी, मुसाफा भी तक नहीं किया था, है जी। और अब ये देखें उनका लहजा बदला हुआ था। तो इंडिया इन इत्तेहादों को जो सार्क में हम हैं कोई अहमियत नहीं देता, दूसरों को अहमियत, लेकिन इसमें लगता है कि पहली बार उसने अहमियत देना शुरू कर दी। जैसे आपने बताया कि नेटो इत्तेहाद मौजूद था, जिसके पैरेलल चाइना, पाकिस्तान सब ने मिलकर एक इत्तेहाद कायम किया पावर बैलेंस के लिए। लेकिन अगर बात की जाए नेटो की, तो एक मुल्क है, अगर उसके ऊपर कोई भी हमला होता है, कोई भी बात की जाती है, तो बाकी तमाम जो फोर्सेस हैं वो ये फील करते हैं कि हमारे ऊपर ये हमला हुआ है। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए शंघाई तावन तंजीम की, तो इसके अंदर इंडिया है, चाइना है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। इन तमाम अगर मुल्कों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इनका कन्फ्लिक्ट मौजूद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात की जाए, चाइना इंडिया की बात की जाए, तो इस सूरत हाल में क्या ये उतनी मजबूत तंजीम बन पाएगी? अफगानिस्तान तो अभी शायद फुल रोकन नहीं है। बहरहाल पहली बात तो ये कि ये एक दफाई और अस्करी माहिदा नहीं है, ये पहले कह दिया, इक्तिसादी माहिदा है। वो ये भी कहा गया कि नेटो के मुकाबले में माहिदा नहीं है। ठीक है। यानी कि ये सोचा गया कि यहाँ ये जरूर हुआ कि नेटो की यहाँ मौजूदगी की वजह से जो उनका मैंडेट नहीं था। ठीक है। नेटो को यहाँ आने का कोई मैंडेट नहीं था, वो तो अपना यूरोप में उसका नाम बताता है कि उसे यूरोप में ऑपरेट करना था। तो ये तो उस सूरत में एक इत्तेहाद का नाम है। मैंने ये बताया कि ये भी इक़्तिसादी इत्तेहाद भी उस तरह नहीं है। ठीक है। लेकिन देखिए ना, इस वक्त सीपैक है। ठीक है। चीन के साथ हमारा बायलैटरली भी एक तरह की, उनका वजीर आजम इतने साल के बाद पाकिस्तान आए, लेकिन उनकी जो आमद है वो बायलैटरल भी है, मल्टीलैटरल नहीं है, बायलैटरल भी है। सी पैक एक तरह के दोबारा रिवाइव हुआ है, हमने उससे बात की है। हमारे इंटरेस्ट रूस के साथ कुछ है, ठीक है, जो इंटरेस्ट इसलिए फुलफिल नहीं हो पा रहे थे कि इंडिया उसके रास्ते में रुकावट था। सही है। और चीन हमारी मदद करता था, रूस को कहता था कि पाकिस्तान, तो इससे इशारे मिल रहे थे। प्यूटन पाकिस्तान आना चाह रहा था सही एक जमाने में, उसका दौरा ऐन मौके पर कैंसिल कर दिया गया इंडिया के दबाव के तहत। अब लगता है कि कुछ हालात मुख्तलिफ हो गए हैं। अच्छा, सेंट्रल एशिया हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूरा सेंट्रल एशिया। सही है। तो वो सारा रास्ता इंडिया भी चाहता है कि उसके लिए खुले, और हम भी चाहते हैं कि उस पर ये नहीं कि सिर्फ हमारे लिए खुले, बल्कि हमारी उस पर एक तरह की इजारादारी जो हमारी स्ट्रेटेजिक अहमियत है वो भी वाजे हो। वो नजर आती है, साफ नजर आती है कि इसके होने से और इसके ताल्लुकात के, जिस तरह हम अलग अलग मिले भी हैं, सही है, हमारे काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्कस्तान, मुसलमान ममालिक, सारे मुसलमान ममालिक हैं। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के दरमियान, सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान एक पुल का काम देता है। सही है। इसको कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना, ये एक बड़ी अच्छी कहानी है जिसको सोचा से इसके लिए बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी भी चाहिए हमारे हुक्मरानों को। जी जी। अच्छा सर, बात की जाए जैसे सीपैक की आपने बात की, तंजीम यहाँ पर शंघाई तावन तंजीम का इजलास यहाँ पर हुआ, बड़े अच्छे मायदे किए गए। तो सीपैक की अगर बात कीजिए, पिछले दौर के अंदर कहा गया कि सुस्त रवि का शिकार हुआ, तो क्या वो रिवाइव करेगा? जो एक उसका कद पहले था सीपैक का, उस कद के साथ, उस अहमियत के साथ सीपैक रिवाइव हो पाएगा? रिवाइव हो गया जी। मेरा तो बड़ा क्लियर ये कहना था कि पाकिस्तान की सियासत में जो तब्दीली लाई गई थी,
ठीक है, वो सी पैक को नाकाम करने के लिए लाई गई थी। ठीक है, और गुज़श्ता हुकूमत ने बड़े क्लियर लफ्जों में कहना चाहता हूँ, मैं अमूमन सियासी तबसरे करते हुए एहतियात करता हूँ, लेकिन बहुत क्लियर लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि गुज़श्ता हुकूमत ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि सी बैक को एक तरह का रोल बैक कर दिया जाए। वजीर ने, रज़ाक दाऊद क्या नाम है उनका, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि सील बैक को 1 साल के लिए मौखर कर दिया जाए। ठीक है, बहुत से जिम्मेदार लोगों ने यह बयान दिए कि इसमें बेईमानी हुई है, बदयांती हुई है, करप्शन हुई है। इतना हुआ कि सी पैक ग्वादर की पोर्ट जो हमारा एसेट है उसमें 4 साल हमने ड्रेजिंग नहीं की, यानी उसमें मिट्टी भर गई, सही है, दोबारा खोदना पड़ा हमें। सही है। तो इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? तो मेरे ख्याल में वो सी पैक 2 जिसे हम कह रहे हैं, ये एक, और फिर IMF का भी दबाव हम पर डलवाया गया, ठीक है, कि सी पैक को हम ना आगे लेके जाएं, क्योंकि मगरब नहीं चाहता कि चीन सी पैक के रास्ते जो है ना एक इन रोड हासिल करे वेस्ट तक। लेकिन बहरहाल ग्वादर अब एयरपोर्ट का भी इफ्ताह हो गया है, जिसका मतलब यह है कि चीन का सामान समुद्र के रास्ते ग्वादर पहुंचेगा, उसे अंदर का रास्ता इख्तियार करके दुबई की बंदरगाह पे नहीं जाना पड़ेगा, और बाकी वक्त बचाने के लिए वो यहाँ के एयरपोर्ट से यूरोप की मंजिलों पे बड़ी आसानी के साथ जा सकेगा। एक पैकेज था जो दुबई के रास्ते से हासिल किया जाता था, ये उस पैकेज को ज्यादा बेहतर तौर पर बिल्कुल अगर देखा जाए तो सी पैक के रिवाइव होने से पाकिस्तान की जो मैशत इस वक्त है उसमें जरूर बेहतरी आएगी। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू को जारी रखते हैं। आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। वक्फे के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम की। मौलाना फजलुर रहमान बड़े मुतहरिक हैं, नवाज शरीफ की जानब से लाहौर में दिए गए अशाइये में शिरकत करते हैं, जिसमें जरदारी साहब भी मौजूद होते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद होते हैं। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में यह बताया जाता है कि आईनी तरमीम लाने पर तो इत्फाक हो चुका है, सब जमातें मुतफिक हैं, लेकिन जो आईनी तरमीम का मुसवदा है उसके ऊपर अभी बातचीत जारी है। एक तरफ तो मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान और जो बाकी अपोजिशन जमातें हैं उनकी तरफ से ये इल्ज़ामात भी हुकूमत पर लगाए जा रहे हैं कि जो हमारे अरकान असम्बली हैं उनको अगवा किया जा रहा है, पैसों की रिश्वत दी जा रही है। जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने PTI की क़यादत के हमरा एक बयान जारी किया और कहा कि हमारी मुफाहमत को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, और अगर इस तरीके से आईनी तरमीम मंजूर करवाने की कोशिश की गई तो हम जो मुज़ाकरात कर रहे हैं उस पर डेड लॉक लगा सकते हैं और आईनी तरमीम को भी इससे ख़तरा हो सकता है। बात करेंगे इसके ऊपर मीर साहब से कि तमाम मामला चल रहे हैं, क्या हुकूमत और जो मौलाना फजलुर रहमान है 2/3 अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम मंजूर करवा लेंगे या नहीं, नंबर गेम्स क्या हैं, मीर साहब से बात करते हैं। मीर साहब बताइएगा कि क्या सूरत हाल चल रही है, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और एक तरफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि अगवा किया जा रहा है, क्या कहते हैं इस पर? देखिए बात सुने, इल्ज़ाम तो हुकूमत का नाम लेके लगाए जा रहे हैं ना जी, तो हुकूमत पर इल्ज़ाम नहीं है ये, जिनके दबाव में आ रहे हैं उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ये जमहूरियत का हुस्न है, सही है, और ये भी जमहूरियत का हुस्न है कि बैठे खाना खा रहे हैं जी, गपशप लगा रहे हैं, जहाज़ों पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, जफ्फियाँ डाल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, तो इसको जमहूरियत का हुस्न समझे। ठीक है, आखिर में तरमीम होनी ही होनी है, होनी है, और अगर तरमीम ना हुई ठीक है तो ये बसात लपेटी जाएगी। सही है। हाँ, अगर कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं अगर तरमीम ना भी हुई तो आपका ख्याल ये है कि अदालतों के जज जो हैं वो प्रॉब्लम पैदा करेंगे, तो ऐसा कोई नहीं करेगा। सही है। कोई मंसूर अली शाह उल्टा सीधा फैसला नहीं देंगे। सही है। ना कोई ऐसा कि ऑडिट होगा या कोई ऐसी बात होगी, चलेगा निज़ाम ठीक तौर पे। और अगर नहीं चलेगा, ये लोग ये भी कहते हैं, ऑन एयर कह चुके हैं, अगर नहीं चलेगा कोई फैसले उल्टे सीधे आएंगे भी तो लाजमी नहीं कि सारे फैसले मान लिए जाएं, तो लेकिन ये फिर एक क्राइसिस की बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। तो इस वक्त यही समझिएगा कि आईनी तरमीम होने में जमहूरियत पसंद हल्के यही समझते हैं कि कर दी जाए, और ये कर लेंगे। अब लोगों का तसव्वुर है जी इनके पास मुसवदा नहीं है, ये नहीं है। जैसे नवाज शरीफ को जब सजा हो रही थी तो फैसला महफूज कर लिया गया था, जज बशीर थे एक साहब अदालत के, तो लोगों ने ये चला दिया सोशल मीडिया पर कि जज बशीर पूरी कौम की तरह जज बशीर भी फैसले के इंतजार में है। अच्छा, उस तरह गोया ये कह रहे हैं कि तरमीम किसी के पास नहीं है, उसके इंतजार में है। सही। नहीं, सबको पता है कि तरमीम क्या करनी है, ठीक है, क्या करना है। ये जो एक बात कर दी गई थी 8/5 के फैसले के बाद, ठीक है, कि शायद
नवंबर में जब काजी फायज ईसा जाएगा तो तमाम बसात लपेटी जाएगी। यहाँ जजों के करीबी हलकों ने यह बात कह दी थी, कुछ जजों के करीबी हलकों ने यह बात कह दी थी, गोया ऑडिट खुल जाएगा और ऑडिट खुलने के बाद हुकूमत का, तो वो बता दिया गया हुकूमत तो ये रहेगी, हुकूमत यही रहेगी। इस पे मजीद डिस्कशन करते हैं। इससे पहले मौलाना फजल रहमान, सेनेटर अरबाब उमर फरूक ANP से और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, इनके कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ इल्ज़ामात हैं जो ये हुकूमत पर लगाते हैं, ये आपको सुनवाते हैं। जी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत जो है वो उसको आसान नहीं ले रही। उसमें हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अराकीन को हरासा किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के अराकीन पार्लियामेंट एक आध तो इस वक्त अगवा हो चुके हैं, उनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं। इस किस्म के रवैयों के बाद अगर हुकूमत का ये रवैया रहता है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात का प्रोसेस रोक दें। सेनेटरों को, MNAs को गालियां, धमकियां, उनके बच्चे, उनको खुद अगर इस तरह से लेके जाना है तो फिर जब अख्तर मेंगल ने अगर रिजाइन किया, कल नसीमा रिजाइन कर देगी और भी हम में से 5-7 लोग रिजाइन कर जाएंगे। मुमकिन है कि उन 5-7 लोगों में मैं खुद भी हूं। इस तरीकेकार के साथ अगर आप जाएंगे तो इस तरीकेकार के साथ मेरे ख्याल से जितना भी इंसान होगा वो आपके साथ नहीं जाएगा। हम उन लोगों में से नहीं है। हम अपने आंखों से देखा है, लोगों को प्रेशराइज करते हुए देखा है। इस ऐवान में अगर इस चीज के लिए कोई खड़ा नहीं हो, मैं इस ऐवान से रिजाइन कर। जी मीर साहब, हमारी मुफाहमत को कमजोरी ना समझा जाए, यही रवैया रहा तो मुज़ाकरात पर डेडलॉक भी आ सकता है। तो इस तरीके से तो आईनी तरमीम में मुश्किल नजर आ रही है, मुतनाज़ा भी हो जाएगी। असल में ये बात हुकूमत से नहीं की जा रही। अच्छा, ये एस्टेब्लिशमेंट से की जा रही है। ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट का एक हल्का इस तरह क्यों मामलात को लेना चाहता है मैं नहीं समझ सकता। वो शायद इन लोगों को ज़्यादा बेहतर समझता है हमसे, या वो समझता है कि जो उनकी हिकमत अमली है वही कारगर होगी। पिछली बार तो नहीं हुई थी जी, एक प्रॉब्लम पैदा हुए थे। बहरहाल इस पे जो एहतजाज हो रहा है या प्रोटेस्ट हो रहा है वो लोग हक बजाना है इस तरह की बात कहने के लिए। ठीक है। और अगर देखिए मैं तो ये बार बार कहता हूं कि इन लोगों ने ये जो समझता है कि वोट तो उन्हें देने नई तरमीम के तहत, सही है। आप क्यों प्रॉब्लम पैदा करना चाहते हैं? आप फजल रहमान को ये कहना चाहते हैं कि तेरे बंदे भी हमारे हाथ में हैं। ठीक है। आप देख रहे हैं मैंगल के साथ आपने प्रॉब्लम पैदा कर दिया, उसके 2 सेनेटर नहीं होंगे तो आपके लिए ऐसी हो जाएगी। आप कहते हैं हम डंडे को जोर ये कराना चाहते हैं, तो ये इस चक्कर में ना पड़े और समझे कि दुनिया बहुत बदल चुकी है। सही है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अब तो अदलिया भी आपकी बात उस तरह नहीं मानती जिस तरह पहले माना करती थी। तो मेरे ख्याल में इसको मामले को ज्यादा खुश असलूबी के साथ और ज्यादा अकल के साथ जो हमारे अदारे होते हैं इन मामलत को देखा करते हैं, वो अब और तरह से इसको देखा करते हैं। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, उस तरह देखें वही बेहतर तरीका है। मीर साहब, PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का भी एक बयान है, वो भी आपको सुनवाते हैं। हुकूमत गलतफहमी में मुब्तला है। इनका ये ख्याल है कि हमारे एमएनएस को उठा के ये नंबर पूरे करेंगे। हमारे एमएनएस कमिटेड, वो कहते हैं जान जाएगी पर वोट नहीं देंगे, वो हमारे साथ कमिटेड है। लेकिन हुकूमत को ये बताऊं कि ये हैरान हो जाएंगे जब ये बिल पुट अप करेंगे, इनके साथ मैंने इनको वोट नहीं दे। जी मीर साहब, आपने सुना बैरिस्टर गौहर का भी बयान, क्या कहना चाहते हैं आप इसके? देखिए, वह बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि हुकूमत के कुछ बंदे टूट रहे हैं और दोनों तरफ से प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। देखिए, ये एस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी इम्तहान है, टेस्ट है, ट्रायल है। और एक बात अच्छी तरह याद रखिए कि अगर कंसेंसस का मतलब ये है कि इसमें PTI को भी शामिल किया जाए, ठीक है, तो PTI को शामिल करना किसी का मकसद है नहीं। सही है। क्योंकि बकौल PTI के कुछ लोगों के ये तो सारी तरमीम ही PTI के खिलाफ हो रही है। सही है। तो इसलिए वो बात तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन ये कहना कि बहुत सी जोड़ तोड़ बहुत तरीके के साथ इस तरह हो रही है, वो बात गलत नहीं हो सकती। और ये ब्लफ भी हो सकता है। ठीक है। यानी ब्लफ दोनों तरफ से खेला जा सकता है। सही है। और खेला जा रहा होगा। अब इस वक्त लगता ये है कि हुकूमत तकरीबन कॉन्फिडेंट है कि वो कुछ ना कुछ तरमीम करवा लेगी। बिलावल भुट्टो ने जब इस्लामाबाद में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी, उन्होंने भी वार्निंग दी थी, कहा था नवाज शरीफ साहब को कि आपके कुछ MNAs आपके कंट्रोल में नहीं है। तो लगता है कि PTI सरप्राइज दे देगी कोई? सरप्राइज तो जरा मुश्किल होगा, लेकिन हो सकता है कि
उसके बाद कुछ इस तरह की राय इनका ख्याल में बनती हो, लेकिन बाखबर हल्के यही कहते हैं कि यही बंदोबस्त जारी रहेगा, जिसका तर्जमा ये बनता है कि यही हुकूमत कायम रहेगी। ये आमतौर पर कहा जाता है कि ये तय हो गया है कि जिन लोगों ने ये सारे पापड़ बेले हैं, जिन लोगों ने सारे ये एतराज़ात झेले हैं, जिन लोगों ने इन मुश्किलात से गुजरे हैं माशी तौर पर भी और दूसरे तौर पर भी, उनको तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, कहा यह जा रहा है। मेरे साहब, इस मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हसन रजा पाशा, चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, बात करेंगे। जी मेरे साहब। और जी, अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा नजर आता है ये आईनी तरमीम का? नक्शा सर, जो ताकतवर लोग हैं वो अपनी बात ताकत से मनवाना जानते हैं, और आपसे बेहतर कौन जानता है। तो क्या क्या यानी कि इसमें क्या बेहतरी क्या है कि क्या किया जाए? कुछ बातें तो मान लेनी चाहिए कुछ लोगों के ख्याल में, और कुछ लोग बातें ऐसी हैं जो सारे सिस्टम को खराब कर देंगी, और कुछ लोग बातें ना मानी गई तो फिर सिस्टम खराब कर दिया जाएगा। तो क्या किया जाए जी? तो बात ये है कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके कुछ ऐसी बात की जाए तो वो किस तरह मानेंगे। मसलन आप फर्ज कर लें, सीट्स की ही बात करते हैं, ये जो रिजर्व सीट्स हैं, ये नहीं बनती हुकूमती इत्तेहाद की। आइन में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जिस पार्टी ने जितनी वोट्स लिए होते हैं उस तनासब के साथ उनको रिजर्व सीट्स मिलेंगी। ठीक है। अब उस तनासब के साथ इनको ऑलरेडी मिल चुकी है। अब पीटीआई वालों से या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों से जो गलती हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने चाहे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कर दी जिसकी लिस्ट ही नहीं थी, और वहां पे इनका डाउनफॉल शुरू हुआ कि वो उनको नहीं मिल। अब उनको भी देने का फैसला गलत है। ये एक अजीब सी सूरत हाल बन गई है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कुछ कर रही है, ये भी अपनी नोयत का एक यूनिक किस्म का है कि आप वजाहतें जारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर करना होता है, डायरेक्शन देनी होती है, वजाहत अपने फैसलों की वो नहीं होती। आप क्यों वजाहत दे रहे हैं? आपके पास एक रेमेडी है कि आपके पॉलिटिकल पार्टीज ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको मूव की हुई है रिव्यू पिटीशन। मैक्सिमम आप उनको हेयरिंग पे लगाएं, उनको सुन के जो भी फैसला करना है वो कर, ठीक है, जो कि बाइंडिंग हो। दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन इसकी वजह से, ये वजाहतें जारी करने की वजह से लग ऐसे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस बैठे हुए हैं टीवी के सामने, वो देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग हो रही है, कुछ एक खबर निकलती है कि वो शायद ये करने जा रहे हैं, आप फौरन वजाहती बयान दे देते हैं जनाब कि ये न करें। लास्ट टाइम भी वजाहती उसी वक्त आया जब फैसला होने जा रहा था, अब भी वजाहती बयान उस वक्त आया जब इलेक्शन कमीशन फैसला करने जा रहे हैं। तो ये भी लग रहा है कि वो ज्यादा दिलचस्पी शो कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्या है, फैसला किया है, आपके पास कंटेम्प्ट की भी प्रोविजन है, आपके पास रिव्यू की भी है, वो कर लें। अच्छा, ये बात आपने बड़ी अहम कही कि इनको कोई वजाहत जारी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 8-5 के फैसले के बाद कुछ इस तरह के बयानात आए जो जजेस के करीबी लोगों के थे, पीटीआई के करीबी हलकों के भी थे, कि ऐसा लगता था जैसे नवंबर में काजी फाजिस्ता के जाने के बाद सारा निज़ाम कोई ऑडिट होगा और तलपट कर दिया जाएगा। तो उसने सारा क्राइसिस पैदा किए जो आईनी तरमीम तक पहुंचा है। कोई ऐसी कोई गैर जिम्मेदारी की बात हुई है? कुछ लोग कहते हैं जो करना आप फैसला करें, जैसे कि आप कह रहे हैं, बजाय आप रिमार्क्स देते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, कुछ ऐसा नजर आता है? साहब, जहाँ तक ऑडिट की बात है, मुझे समझ नहीं आ रही कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की जानब से ऑडिट करने वाली बात कहाँ से और किस कानून के तहत है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई जो पिटीशन फाइल हुई है कि जिसका ऑडिट करवाया जाए, उसको जो रूटीन का मैटर है, जो मैकेनिज्म आइन और कानून में दिया गया है, क्या उसको बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ऑडिट करवा सकती है? और वो मैकेनिज्म क्या है कि जो भी एग्रीव्ड उम्मीदवार है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जाता है और पिटीशन फाइल करता है, वो पेंडिंग है।
अब उस फैसले के खिलाफ आइदर वे जिसके खिलाफ होता है वो सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर इंडल्ज करेगी ना अपने आप को। अब डायरेक्टली उनको बाईपास करके आप ऑडिट कराना शुरू कर दें, हाउ इट इज पॉसिबल? अच्छा, ये डिवीजन नजर आती है सुप्रीम कोर्ट में भी या अदालतों में नजर आती है, ये ज्यादा बड़ा बहरान पैदा नहीं हो गया अदलिया का जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था? बड़े फैसले ऐसे हैं जो मुतनाज़े हैं, लेकिन ऐसा बहरान कभी नहीं आया। कोई इसका हल नजर आता है आपको? जी, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये 13 जज है, ये मेरे जज है, और जजेस ने भी कुछ आमीन कर ली है शायद इस बात पे कि अपने अपने पार्टियां और अपनी अपनी पार्टियों ने अपने अपने जजेस पेज है, उस पे किसी जज का फोटो आ जाए कि जनाब इसका तो ये आज का मैन ऑफ द मैच ये हो गया। क्या ये तो बनता है कि उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी दे दी ड्यूरिंग हियरिंग किसी केस की समाअत के दौरान, या कोई क्वेश्चन ऐसा कर दिया और आज का मैन ऑफ द मैच? मैं तो ये समझता हूँ कि उस ऑनरेबल जज साहब को फौरी तौर पे अगली हियरिंग पे नोटिस दे के कहना चाहिए, शटअप कॉल देनी चाहिए कि आपने अपने ऑफिशियल पेज पे मेरा फोटो क्यों लगाया और ये बात क्यों की है। अदालती प्रोसीडिंग्स जो भी होती हैं, आपको पता है कि कोई अब ऑब्जर्वेशन आती है, फैसले अदरवाइज आए हुए होते हैं, कोर्ट क्वेश्चनिंग होती है, वो क्लैरिटी के लिए कोर्ट जो है जज साहबान क्वेश्चंस करते हैं और वो कला जवाब देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जज फलां पार्टी का हो गया और ये जज फलां पार्टी का हो गया। तो जजेस को जब आप पोलिटिसाइज करते हैं तो फिर जो दूसरे देखने वाले हैं वो भी अपने जज को पोलिटिसाइज करते हुए मैदान में उतार लेते हैं। और आज कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो पोलिटिसाइज हो गई है हमारी। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। अल्लाह करे जी इस बहरान से हम निकल आए। अदालती बहरान ही कहिएगा, लोग बहुत डरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत तफसील के साथ आपने और बहुत जामे अंदाज में बहुत सारी बात की वजाहत कर दी। अल्लाह करे कि हम इस क्राइसिस से बाहर आ जाएं, और ये बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान की तारीख का, और इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है जी। मीर साहब, जैसे अब बात की है ऑडिट की, अभी हमारे मेहमान ने भी ऑडिट की बात की है, तो एक जमात की जानब से यही कहा जा रहा है कि जैसे ही नए चीफ जस्टिस आएंगे और आते ही फॉर्म 47, 45 खुल जाएंगे, ये क्यों पहले मुतनाज़ा कर दिया जाता है? क्यों मुतनाज़ा कर दिया? वो कहते हैं कि वो किसी कानून में नहीं है। यानी जब ये कहा गया था उस वक्त शटअप कॉल दे देते कोई कि भाई ये किस कानून के तहत कहा जा रहा है। ठीक है। और ये बात दुरुस्त है कि पार्टी ने भी कहा, जजेस के करीबी हलकों ने भी कहा, और पता नहीं रेलेवेंट लोग हमारे जैसे होते हैं वो भी लेके बैठ जाते हैं, डिजिटल मीडिया पे लेके बैठ जाते हैं पैसे कमाने के लिए। होता है या क्या होता है? 100 मोटो का तो इसके अंदर आंसर नहीं है। हाँ, वो तो छोटी बात होती है। अब 100 मोटो भी मुतनाज़ बन गया है। ठीक है। अदालतों को जो पावर दी गई थी और जिन पर फख्र किया जाता था, अब कहा जाता है वो पावर भी उनसे ले ली जाए। यानी पार्लियामेंट और अदलिया, अदालतों ने बहुत से फैसले ऐसे किए ना जिसपे पार्लियामेंट के इख्तियार छीन लिए। वज़ीर आज़म बनाने का या निकालने का इख्तियार पार्लियामेंट को था। ठीक है। आपने उनको 2 बार इख्तियार दिया। सही है। आपने और बहुत से ऐसे फैसले किए जो कि मुल्क के लिए जो थे, पूरे मुल्क के लिए जो थे, पूरे मुल्क पे असरअंदाज होते थे। आपने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला नहीं किया, आपने एक वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला किया। ठीक है। आपने यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ फैसला नहीं किया, आप उसको सजा देते कुछ जो थे। लेकिन आपने कहा कि जिसको हम 30 सेकंड के लिए अदालत में सजा दे देंगे, 30 सेकंड के लिए तुझे जहाँ खड़ा होना पड़ेगा, वो वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। सही है। तो इस जरा टू मच हो जाता है। ठीक है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा जी। सर, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो आईनी अदालत का उनका एक मुसद्दे के अंदर शिकायत थी, उससे वो पीछे हट के किसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई आईनी डिवीजन या किसी बेंच की तरफ जा रही है। कोई इसमें हकीकत है? वो बेंच की बात कर रहे हैं, लेकिन फर्ज किया अगर 9 अरकान का बेंच बनाया जाएगा, ठीक है, तो फिर जजेस की तादाद भी 22-23 कर दी जाएगी। सही है। तो उसमें फिर 9 जजेस को चुनना बड़ा मुश्किल नहीं रहेगा। ये पता नहीं क्या होता है, क्या गुजरे है कतरे पे गौहर होने तक, जरा इंतजार करें देखें क्या होता है। सर, तमाम जमातें जो मुसद्दा आएगा उसके ऊपर मुतफिक हो पाएंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि हम मुल्क की सबसे बड़ी जमात हैं, और एक जमात जो क्लेम कर रही है मुल्क की सबसे बड़ी जमात, अगर वही उस आईनी तरमीम को नहीं मानेगी तो आपको लगता है कि मुतनाज़ा हो जाएगा अदालतें? वो तो जमात इस पे नहीं आएगी, नहीं आएगी। वो तो इस पे नहीं आएगी। बाकी जमातें
एक तरह का कंसेंसस करके, मेरे मोहतात लफ्ज़ों को ज़रा आप जहन में रखिएगा, वो मुसवदा साइन कर देंगी। मुसवदा क्या होगा पता नहीं, शायद अभी तक सब उस पर एग्री, कुछ कहते हैं अब एग्री नहीं किया, कुछ कहते हैं सब अभी उससे बाखबर नहीं है। मैं नहीं कहता क्या सूट। करीब तर बात कौन सी है जी? करीब तर बात कौन सी है? करीब तक बात यह है कि हो जाएगा। हो जाएगा। मजीद गुफ्तगू करेंगे अगले आने वाले सेगमेंट के अंदर। ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। जी, वक्फे के बाद आपको एक बार दोबारा प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर का दिन अहमियत का हामिल है। साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 17 साल बाद आज ही के दिन 8 बरस की जिला वतनी के बाद वतन वापस आती हैं और कराची की अवाम उनका शानदार इस्तकबाल करती है। मगर बदकिस्मती से इस इस्तकबालिया जुलूस में धमाका हो जाता है और इसके जो नतीजे में सैकड़ों अफराद शहीद हो जाते हैं और 600 के करीब जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। अक्टूबर का अगर माजी देखें तो अक्टूबर के महीने में रैलियाँ, जुलूस, जलसे और हुकूमत मुखालिफ जो तहरीकें हैं वो ज़ोर पकड़ लेती हैं। और अगर इस अक्टूबर की बात करें तो इस अक्टूबर में भी जो तुलबा हैं वो भी सड़कों पर नज़र आते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है। ये अक्टूबर पाकिस्तान की सियासी तारीख में क्या हलचल मचाएगा, किस तरीके से इसकी जो आने वाला फ्यूचर है क्या होगा, इस अक्टूबर की नज़र में देखते हैं। सर बताइएगा कि जो आज का दिन है 18 अक्टूबर, ये अगर तारीख देखें तो एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं रात को बैठा टेलीविज़न देख रहा था। शायद मुझे लाहौर आए हुए चंद दिन ही हुए थे अभी कराची से, और कारसाज शार फैसल से गुजरते हुए, और मैंने वो नज़ारा जो था मैं तो हैरान रह गया कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, यकीनी तौर पर एक गैर मामूली वो बात थी। और उससे ज़्यादा हैरानी उस वक्त हुई जब अगले दिन कोई 4 भी नहीं बजे थे शायद कि बेनज़ीर उस जगह पे पहुंच गई थी, दोबारा वापस आ गई थी। सही है। लगता था कि इतने बड़े सानिया के बाद कोई बड़े से बड़ा लीडर भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि उस जगह को विजिट करे। उन्होंने विजिट किया था और पीपल्स पार्टी की तारीख में ये एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन बेनज़ीर की हिम्मत की दाद देना चाहिए कि उसने अपनी मुहिम रोकी नहीं थी। हालांकि उसे वार्निंग दी गई थी कि आप पाकिस्तान, वो जैसे कि अब बेनज़ीर ने खुद माना है कि एक इंटरनेशनल दबाव के साथ अंडरस्टैंडिंग करके वो पाकिस्तान आई थी, जबकि मिसाक की जमहूरियत में था ये था कि फ़ौजियों के साथ रब्ता नहीं करना। तो मुशर्रफ फ़ौजी था ना आखिर जी, उसके बावजूद पे आई थी और उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन से पहले आएगी तो फिर इसके नताइज इशारा दे दिया था। तो उन्होंने कहा क्या कर लेगा। बहरहाल उसने फिर पिंडी में जो करना था कर दिया। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब उसकी जो नशरियात नया चैनल जहाँ हमने खोला था लाहौर में, जिसके लिए मैं यहाँ आया था, सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी चैनल में था, छोड़ के यहाँ आया जनाब वजीर निज़ामी साहब के हुक्म पर, और उन्होंने कहा बैठ जाओ। बैठ गए तो बस अजीब ही कैफियत थी, जिससे बात करते थे आंसुओं के साथ ये बात करता था। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख में, जमहूरी तारीख में एक बहुत ही अजीब सानिया जो हुआ और इसको हमेशा याद रखा जाएगा। सर बिलावल भुट्टो का बयान आया आज के दिन के हवाले से कि जब ये हमला हुआ था तब भी तमाम जो निशानात थे वो मिटा दिए गए, और जब शहीद किया गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उसके बाद भी तमाम निशानात, तमाम जो सबूत थे मिटा दिए गए, और उसके बाद भी देखा गया कि कई हमले होते रहे हैं। तो ये कब तक पाकिस्तान की तारीख में चलता रहेगा? जो लीडर हैं, पुलिस कहती है कि आमतौर पर यह दस्तूर होता है कि 1 घंटे के अंदर सारी निशानात लेकर बाकी वाश आउट कर दिए जाते हैं। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कानूनी पहलू क्या है। वो कहते हैं ये कर दिए जाते हैं, फलां जगह हुआ, फलां जगह हुआ, फलां जगह हुआ। मैं उस पर कुछ तबसरा नहीं करना चाहता, कानूनी मामला है या पुलिस का मामला, क्या होता है क्या नहीं होता। वही तो इस बात के इंसानी पहलू पर या सियासी पहलू पर है कि वो जो वाक़या जब हुआ तो उसके क्या असरात थे, क्या असरात थे। सर अक्टूबर की जो तारीख रही है, अक्टूबर की तारीख जब जिक्र कर रहे हैं, अक्टूबर में तो हमने अयूब का मार्शल देखा और मुशर्रफ का मार्शल भी देखा, और दुनिया ने इनकलाब रूस भी देखा, और पता नहीं क्या क्या इस साल में हुआ। महीना ही ऐसा है, इस महीने में बहुत कुछ होता है, और अब भी पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। और लोग तो कहते थे कि अक्टूबर के आखिर तक पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अभी तो इंतजार है, अभी चल रहा है अक्टूबर। सर अगर अभी भी देखा जाए अक्टूबर के महीने में जो तुलबा है वो सड़कों पर है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ साहब ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है, आईनी तरमीम का मामला चल रहा है, 25 तारीख के बाद मामला किस साइड पे जाते हैं,
इसमें दो बातें जी, एक तो है कि पीटीआई सड़कों पर है, बिल्कुल वो एक लंबे अरसे से सड़कों पर है। इस वक्त उनको सड़कों के रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो आईनी तरमीम को रोकना चाहते हैं। उनके पास हर चीज को रोकने का एक तरीका ही है, सड़कों पर निकल आओ। ठीक है। आर्मी चीफ का रुकवाने के लिए वो सड़कों पर निकल आए थे। ठीक है। और इमरान खान ने हेलीकॉप्टर से जायजा लिया था, उसके बावजूद भी जो जख्मी थे उन तकरीर भी की थी, लेकिन उनको अंदाजा हो गया था कि ये इतना बड़ा मजमा नहीं इकट्ठा कर सके जिसके जरिए से वो आर्मी चीफ की तकरीर को रोक सके। वो उनका तरीका है, उनका हक है, और फिर मैं कहूँगा जमहूरियत का हुस्न है, वो करने दे। लेकिन ये है कि ये जो दूसरा मामला निजी कॉलेज का मामला हो रहा है, इसमें बहुत सी बातें की जा सकती हैं। जो बात मैं छोटी सी करना चाहता हूँ, ये क्या बात है कि उसी कॉलेज के बूरेवाला कैंपस में, विहाड़ी कैंपस में, गुजरात कैंपस में 5-6 जगहों पे एक ही दिन एक ही वक्त पे यही वाकया हो जाता है। ये क्या हो गया भाई? ये वाकया हो जाता है। हाँ। ये तो खबर किसी के पास नहीं है कि एक ही वक्त में तमाम जगह मेरा ख्याल था कि मुख्तलिफ औकात पे हुए। आज मेरे जो उस मुतल्लक है उस अदारे से, उन्होंने कहा जी एक ही वक्त में हुए हैं। अच्छा। हाँ, एक ही वक्त में वाकया, एक ही दिन वाकयात हुए हैं। और अब कल फिर इस्लामाबाद के उस कॉलेज के कैंपस में हो गया। देखिए बात यह है कि आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं जी, प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, हाँ, की बात कर रहे हैं। नहीं, प्रोटेस्ट नहीं, वो वाकया। हाँ। अच्छा। अब उसमें अजीबोगरीब बात यह है कि ना उसमें कोई मुद्दई है, जो जिस बेचारी लड़की का नाम लेके वो पहले से वहां जख्मी पड़ी हुई है जी, ना किसी ने मुकदमा दर्ज कराया है, ना पुलिस ने एक एक जगह से इंक्वायरी की है। ये अजीबोगरीब और कोई मतलब, अच्छा मीडिया पे कैसे आया है उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। सही। कि नौजवानों को किस हद तक दुरुस्त पकड़ा गया, गलत पकड़ा गया। कुछ लोग सचमुच ऐसे हैं जो टारगेट पे हैं हुकूमत की, कि ये बहुत सी गलतियां फैला रहे हैं। मैं गलतियां ही कहूंगा नरम तरीन लफ्ज इस्तेमाल करते हुए, इन पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन बहरहाल कुछ देखें, हमारे बहुत से लोग जो हैं चैनल चलाते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए। सही है। और पैसा कमाने के लिए ऐसी सी बातें कर जाते हैं कि हैरानी होती है। लोग कहते हैं कि बड़े जुआमर्द हैं, सही है, खुल के बात करते हैं। जुआमर्द वर्द कोई नहीं है, पैसा आता है, पैसा आता है, पैसा और कुछ नहीं है। सर मुद्दई नहीं मिला। मोहतरम मरियम नवाज साहिबा ने कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दी, सारी तहकीकात हुई, पता चला कि देखिए मैं कमेटी की रिपोर्ट ना मानता, कुछ नहीं, हाशब करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये सारे मामलात को अगर ये कहा जाए जी कि वो नाम नहीं लेता, अगर मालिक के बारे में नाम लिया जाए या चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में नाम लिया जाए, तो उनसे कोई आजकल तो मेरे कोई खास ताल्लुकात नहीं है, एक ज़माने में अच्छे भी रहे हैं। उनके बारे में ये राय नहीं है कि ये तो आपने फालतू इल्ज़ाम लगा दिया ना जी। हर शहर में आप उसे उन्हीं पर इल्ज़ाम लगा रखते हैं। ठीक है, क्या क्या करना चाहते हैं आप? तो इस तरह कोई फायदा नहीं करने। सर मोहतरम मरियम नवाज साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस हवाले से मैं आपसे बात करने वाला था कि वो तमाम चीज़ों का रुख प्रोपेगेंडा हुआ, एक जमात के ऊपर डाल दिया गया और उन्हीं को आगे कर दिया गया, उन्हीं पर बात की जा रही है। उनके अरकान थे, मिसमैनेजमेंट नहीं की गई इस पूरे वाकया के अंदर। उनके अरकान थे, वो खासतौर पर जो सोशल मीडिया पे आते हैं ना जी, वहाँ तो यहाँ तो सोशल मीडिया पे जो उनके वो बंदे हैं वो बड़े शेर हो गए, आगे आके उन्होंने मुझे सारा उखाड़ दिया। बहरहाल ये गलत बात है। ठीक है, एक बच्चियों को बदनाम करने की कोशिश भी करना, लोगों को तो कर रहे हैं आप कहते हैं, या किसी के खिलाफ कोई सियासी इंतकाम लेना कोई अच्छी तरीका नहीं है। ठीक सर, बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब ये सारा वाकया हो गया, फाइंडिंग्स भी आ गई, कमेटी ने रिपोर्ट जमा करवा दी, सब कुछ हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जो सहाफ़ी हैं सोशल मीडिया के उनको भी टारगेट किया गया। कुछ हमारे दोस्त हैं जो ब्यूरो चीफ हैं डिफरेंट चैनल्स के, उनको टारगेट किया गया। अच्छा, इस पे ना बात करें आप, इसमें जो बड़े लोग होंगे ना वो मुलव्वस भी होंगे। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता कि जर्नलिस्टों के बारे में या जो लोग, मैं कह चुका हूं कि मीडिया के बहुत से लोग, अब कौन कहां से आया कहां से आया उस पर मैं तबसरा नहीं करना चाहता। ना मैं किसी की हमायत में बोलना चाहता हूं, ना मुखालफत में बोलना चाहता हूं। बहरहाल फेस करना चाहिए। सर आखिरी में आपका मौक़िफ़ लेना चाहूंगा इस चीज़ के ऊपर कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर ये सारा FIA केस किया गया, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ जाकर उस कॉलेज कैंपस की सस्पेंड कर दिया गया, NOC। उन्होंने गलती की ना, वो तो मान ली, वो तो ये आम खबरें, ये मैं क्या इसको दोहराऊं यहाँ। ठीक है, मैं कोई ये तो हो गया। मैंने जो आपको एक नई खबर जो बताना चाहिए एंगल कि हर शहर में उसी वक्त ये सारी काम हुई, तो ये क्यों हुआ? जी बहुत शुक्रिया अमीर साहब, आपने तज्जिया दिया,
और लोगों को बताया कि क्या सूरत हाल है, क्या चीज़ें चल सकती है और किस तरीके से जो आगे है वो बेहतरी आ सकती है चीज़ों के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल जी, हमने आज इस प्रोग्राम के अंदर बात की एसईओ के हवाले से कि एसईओ की क्या अहमियत है और मुल्क पाकिस्तान में इसके आने वाले वक्तों में क्या असरात हो सकते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज चल रहा है, जो उन्होंने एहतजाज कॉल किया हुआ है, एक तो चीफ जस्टिस की जो तकर्री है उसके हवाले से, आनी तरमीम के हवाले से और बानी पीटीआई की रहाई के हवाले से, मुल्की सियासत की जो सूरत हाल है वो किस डगर जाती है, किस तरह बदलती है और ये अक्टूबर का महीना क्या आइंदा आने वाली सियासत के अंदर इम्पैक्ट डालेगा, इस पर बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।